हे गाइस, हम पाईस्पार्क के बारे में बात करने वाले हैं। पाईस्पार्क क्या होता है और ये हम क्यों पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीज़ हम डिटेल में आज बात करेंगे। सब कुछ को समझने की कोशिश करेंगे। तो पाईस्पार्क की बेसिक इंट्रोडक्शन को हम समझने की करेंगे। व्हाट इज अपाचे स्पार्क? तो अपाचे स्पार्क क्यों पढ़े हैं? जो पाईस्पार्क है ना, अपाचे स्पार्क का एक पाइथन मॉड्यूल है। सिंपल सी मान लीजिए, पाइथन इस समय मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है बिग डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और इन सब चीज़ों के लिए। तो अपाचे स्पार्क की एक पाइथन का फ्रेमवर्क है, क्या? पाईस्पार्क। तो अपाचे स्पार्क क्या है? एक ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम है दैट प्रोवाइड अ फास्टर एंड जनरल पर्पस क्लस्टर कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क। मतलब क्या है अपाचे स्पार्क? एक ओपन सोर्स है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कहीं भी आप पूरी दुनिया में कहीं भी होंगे वहाँ पे यूज कर सकते हैं। कंप्यूटिंग करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब बहुत हैवी डेटा में काम कर सकते हैं। और जनरल पर्पस यूज किया जाता है और फास्ट भी है। ठीक है। इट कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अक्रॉस ऑफ क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर एंड इट इज वाइडली यूज फॉर बिग डेटा प्रोसेसिंग। ये कहाँ पे यूज होता है? बिग डेटा प्रोसेसिंग में। मतलब बहुत ज़्यादा हैवी है, ट्रिलियंस ऑफ डेटा है, मिलियंस ऑफ डेटा है जीबी का, और उस जगह पे डेटा पे यूज किया जाता है। तो ये कहाँ पे यूज किया जाता है? जब बिग डेटा प्रोसेसिंग करना हो, सच एज डेटा एनालिसिस में, मशीन लर्निंग में और डेटा इंजीनियरिंग में। ठीक। अब भाई डू यू नीड पाईस्पार्क? तो अभी हमने समझा ओपन सोर्स है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और तीसरा बिग डेटा प्रोसेसिंग में यूज किया जाता है। और क्या? डेटा मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, मशीन लर्निंग के लिए यूज किया जाता है। तो पहला बिग डेटा प्रोसेसिंग। पाईस्पार्क क्या करता है? अलाउ करता है तुम्हें कि प्रोसेस कर सकते हो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, जो आप एक मेमोरी पे, एक जगह पे फिट नहीं कर सकते, एक मशीन में फिट नहीं कर सकते। तो पाईस्पार्क की हेल्प से आप उस डेटा को फिट करा सकते हैं। कहाँ पे? अपाचे स्पार्क के साथ उसको एक मशीन पे डाल सकते हैं, तो वो क्लस्टर बना देगा और छोटे छोटे क्लस्टर के बेसिस पे काम कर सकते हैं। तो इट डिवाइड द टास्क एंड प्रोसेस देम टू इन पैरेलल अक्रॉस मैनी नोड्स। मतलब बहुत छोटे छोटे पैरेलल मैनी नोड्स बनाए जाते हैं इन क्लस्टर, अलाउइंग फॉर इफिशिएंट एंड स्केलेबल प्रोसेसिंग। आपको क्या है? स्केलेबल प्रोसेसिंग कर सकते हैं पाईस्पार्क की हेल्प से। ये चीज आपको अलाउ करता है। ठीक है। नेक्स्ट चीज आपको ये समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट है, ये तो हमने अच्छे से समझ लिया। अब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। मतलब आपके ये क्लस्टर बनाता है, तो बहुत सारे छोटे छोटे नोड्स हैं, वहां पे आप डेटा डिवाइड कर देंगे। तो ये करता है पाईस्पार्क प्रोवाइड द एबिलिटी टू राइट डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। आप डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन यूज कर लिख सकते हैं, और वो एक एप्लीकेशन को मल्टीपल जगह पे यूज हो सकता है। दैट कैन रन ऑन क्लस्टर ऑफ मशीन इंश्योरिंग बेटर परफॉर्मेंस ऑफ एंड हैंडलिंग ऑफ बिग डेटा वर्कलोड्स। ठीक है। डेटा मैनिपुलेशन में इसका यूज किया जाता है। इट प्रोवाइड टूल्स लाइक डेटा फ्रेम, आरडीडी, जैसे जिसे बोलते हैं रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट, टू इफिशिएंटली आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हो लार्ज डेटा सेट को। इसमें आपको ये जो पाईस्पार्क है वो प्रोवाइड करता है। आप जैसे इसमें ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे ग्रुप, जैसे आप एसक्यूएल में करते हैं, जब एसक्यूएल बेस्ड काम करते हैं, फिल्टरिंग का काम कर सकते हैं, ग्रुपिंग का काम कर सकते हैं, ज्वाइनिंग का काम कर सकते हैं, और डेटा को एग्रीगेट भी कर सकते हैं। मशीन लर्निंग में यूज कर सकते हैं, जैसे आप मॉडल खुद के ट्रेन करना सकते हैं, डीप लर्निंग मॉडल कह सकते हैं। तो ये मशीन लर्निंग का स्पेशली अभी ये प्रोवाइड करता है। पाईस्पार्क इंक्लूड एमलिप, जिसके हेल्प से मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम को यहाँ पे ट्रेन कर सकते हैं, एनेबलिंग यू टू ट्रेन मॉडल ऑन लार्ज डेटा सेट इफिशिएंटली। अब ये क्या है? इजी ऑफ यूज पाइथन की, ये पाइथन की एपीआई प्रोवाइड कर सकता है, तो आप इजी यूज कर सकते हैं पाइथन। अब अगर आपको पाईस्पार्क को कोलैब में यूज करना है, तो आपको ये डज नॉट इक्वल टू साइन लगाना है और पिप इंस्टॉल पाईस्पार्क कर देना है। अगर आप कोलैब में यूज नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ आपको लिख देना पिप इंस्टॉल पाईस्पार्क और आपका काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं नीचे। अब इम्पोर्ट पाईस्पार्क। अगर इम्पोर्ट पाईस्पार्क लिखा है, इम्पोर्ट पांडा एज पीडी लिखा है, आपने पढ़ा होगा, इम्पोर्ट नंपाई एज एनपी लिखा है, तो अब ये क्या है? एक लाइब्रेरी को लोड कराने का काम करते हैं। तो इसी तरह से पाईस्पार्क क्या करता है? अपाचे स्पार्क का जो एक फ्रेमवर्क है, ये अपाचे स्पार्क से इंटरेक्ट करना है, उसकी लाइब्रेरी को लोड कराने का काम कौन करेगा? इम्पोर्ट पाईस्पार्क। क्योंकि हमने डाउनलोड को कर लिया। व्हेन यू यूज इंपोर्ट पाईस्पार्क इन पाइथन, यू आर लोडिंग द पाईस्पार्क लाइब्रेरी सो दैट यू कैन इंटरेक्ट विद पाइथन using Apache Spark. Apache Spark using Python.
ठीक है। अब सिंपल है, आपने पांडास पढ़ा होगा। पांडास किस लिए? डेटा फ्रेम को रीड करने के लिए क्या है? जैसे आपकी सीएसवी फाइल है, एक्सेल फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, इनको रीड करना है तो आप किसके हेल्प से कर देते? पांडास से। तो इंपोर्ट पांडास एज पीडी, पीडी मतलब शॉर्ट नेम है, pd.read csv test1 csv, तो डेटा फ्रेम में वो पूरा डेटा फाइल आ गई है। अब डेटा फ्रेम डॉट हेड लिखा और ब्रैकेट में जितना नंबर लिख देंगे 1 2 3 उतनी टॉप की रो दिख जाएंगी। अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो 5 शुरू के दिख जाएंगे। तो नेम, एज, एक्सपीरियंस और मैंने 1 लिखा था तो केस ए 31 10 मतलब पहली पूरी रो प्रिंट हो गई। अब मुझे ये पता करना था ये किस टाइप का डेटा फ्रेम है, तो मैं लिखा टाइप डेटा फ्रेम को किस टाइप का डेटा फ्रेम है, पांडास टाइप का है, तो पांडास डॉट कोर फ्रेम डेटा टाइप में बताइए पांडास का है, और यहाँ पे पूरा उसने बता दिया। अब ये क्या है जो हमने ये चीज़ें की हैं, टेबलर में डेटा से क्या है 2 डायमेंशनल डेटा है, ये सारी चीज़ें उसके लिखे आया है। अब हम एक्चुअली ये टाइप का तो समझ लिया है। अब एक्चुअली क्योंकि हमने पांडास तो जस्ट मैंने एक आइडिया देने के लिए था क्योंकि वही चीज़ को यहाँ पे एक डाटा सेट पे हमें काम करना है। तो हमने सबसे पहले पाइस्पार्क में किस टाइप के एप्लीकेशन का पे काम करना है, एसक्यूएल जैसे ग्रुप बाय, ज्वाइनिंग, डेटा में एक्सेस करना है। तो अब ये सब क्या है, किसके टाइप के? एसक्यूएल टाइप के। तो एक हम सेशन क्रिएट करेंगे। तो देखो फ्रॉम पाइस्पार्क, हमने पाइस्पार्क की लाइब्रेरी को कर लिए थे, ले आए थे। अब उससे एक एक फंक्शन, एक एक लाइब्रेरी के एक एक फंक्शन को हम यूज करेंगे। तो द स्टेटमेंट फ्रॉम पाइस्पार्क SQL import Spark session is importing the Spark session classes from the PySpark .SQL मॉड्यूल। मतलब PySpark की एक जो अपने लाइब्रेरी है उसके एक SQL मॉड्यूल है, उसमें से एक क्लास है Spark सेशन को हमने क्या किया, इंपोर्ट किया है। दिस क्लास इज सेंट्रल टू वर्किंग विद स्पार्क डेटा फ्रेम। जो स्पार्क के डेटा फ्रेम है वो सेंटर पे वर्क करने के लिए यूज हो जाए एंड परफॉर्म SQL लाइक ऑपरेशन इन पाइस्पार्क। अब ये PySpark.SQL को अपने किया, स्पार्क सेशन क्या किया, स्पार्क सेशन को क्लास को इंपोर्ट किया PySpark.SQL मॉड्यूल से। तो आपने जो SQL के जितने ऑपरेशन करने वाले हैं उन सारे एक्सेस कर सकते हैं और सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि वो सारी चीज स्पार्क सेशन के अंदर लिखे गए हैं। ठीक है, व्हाट इज स्पार्क सेशन? अब सिंपल वर्ड में समझा जाए तो स्पार्क सेशन क्या है? स्पार्क सेशन इज एब्स्ट्रैक्शन। क्या है? एक एब्स्ट्रैक्शन है, इंकैप्सुलेशन है बोथ द अंडरलाइंग स्पार्क कॉन्टेक्स्ट। जो क्या करता है, स्पार्क के सारे कॉन्टेक्स्ट को एब्स्ट्रैक्ट करता है, मतलब हाइड कर देता है, इंकैप्सुलेट करता है, विच मैनेज। अब देखो सिंपल वर्ड में समझाए स्पार्क कॉन्टेक्स्ट क्या है, विच मैनेज द कनेक्शन टू द क्लस्टर। अब जो स्पार्क सेशन क्रिएट करते हैं तो ये क्या करता है, आपके क्लस्टर से कनेक्शन बैठा देता है एंड एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद स्पार्क वेरियस कंपोनेंट। अब जितने स्पार्क के कंपोनेंट है जैसे एसक्यूएल कंपोनेंट है, डेटा फ्रेम कंपोनेंट है, ये सारी चीज से इंटरेक्ट करने के लिए हेल्पफुल हो जाता है जब स्पार्क सेशन क्रिएट कर देते हैं। तो ये स्पार्क सेशन किससे निकालेंगे, फ्रॉम PySpark.SQL से। अब इतना तो बेसिक है, क्लियर हो गया होगा। अब मैंने क्या किया, जब स्पार्क सेशन आया है तो अब स्पार्क सेशन में मैंने बोला कि ये वेरियस कंपोनेंट से कनेक्ट करने का काम करता है। तो अब इसमें से पहले हम कंपोनेंट से कनेक्ट करने से पहले एक एप्लीकेशन बनाएंगे, मतलब एक ऐप का नाम देंगे। जैसे आपने देखा होगा फ्लास्क वगैरह में है तो हम उसका ऐप बनाते हैं, तो उसी तरह से स्पार्क सेशन डॉट बिल्डर डॉट ऐप APP नेम। देखो स्पार्क सेशन अभी हमने यहाँ से किया, बिल्डर क्या करेगा, बिल्ड करेगा किसको, एप्लीकेशन को। ऐप का नाम कुछ देंगे तो उसका नाम मैंने लिख दिया प्रैक्टिस गेट और क्रिएट। अब यदि बना है तो कोई बात नहीं है, पहले से यदि एग्जिस्ट करता है तो आपका एप्लीकेशन क्रिएट नहीं करेगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो नया एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है मैंने, हर एक चीज़ को मैं इसलिए लिख कर आया हूँ तो ये आपको बाद में प्रोवाइड करूँगा। कहाँ पे, गेटहब से मेरे मिल जाएगी, तो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसकी सहायता से आप पूरी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो स्पार्क सेशन डॉट बिल्डर, स्पार्क सेशन डॉट बिल्डर इज एन ऑब्जेक्ट। क्या है, एक ऑब्जेक्ट है दैट इज यूज टू बिल्ड और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्पार्क सेशन। स्पार्क सेशन के आप बिल्ड करने के लिए यूज कर सकते हैं बोलते हैं, या कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए यूज किया जाता है। इट हेल्प यू, क्या करता है, ये हेल्प करता है यू सेट डिफरेंट प्रॉपर्टी लाइक एप्लीकेशन नेम कनेक्शन टू स्पार्क क्लस्टर। मैंने अभी आपको बताया स्पार्क सेशन क्लस्टर से कनेक्शन करने का काम आता है ये, और जब स्पार्क सेशन डॉट बिल्डर लिख देते हैं तो उसका नाम बनाने का भी काम करता है बिफोर क्रिएटिंग द एक्चुअल स्पार्क सेशन। बिफोर आप भी स्पार्क सेशन क्रिएट नहीं हो उससे पहले बिल्ड करने में, ये कॉन्फ़िगरेशन कराने, मतलब उसमें क्या क्या जरूरत है वो सारी चीज़ों को ये करने को हेल्प करता है। ऐप नॉर्म्स, ये डॉट ऐप नेम लिखने से आप उस पार्ट से जो स्पार्क एप्लीकेशन बनाया, सेशन क्रिएट किया, उस सेशन के लिए कुछ एप्लीकेशन का नाम देंगे, उसका नाम दे सकते हैं। गेट और क्रिएट टेल्स स्पार्क टू आइदर रिट्रीव और एग्जिस्टिंग स्पार्क सेशन, मतलब पहले से एग्जिस्ट करता है तो उसको रिट्रीव कर लो, नहीं है तो इफ वन इज ऑलरेडी क्रिएटेड और क्रिएट न्यू वन इफ डज नॉट एग्जिस्ट, जो मैंने आपको बात की थी। ठीक है, अब
इसके बाद उसको मैंने क्या है एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ये सारी चीज़ को ये इसने क्रिएट कर दिया। अब ये एप्लीकेशन क्रिएट होने के बाद स्पार्क नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया। मैं जैसे स्पार्क लिखा तो ये आ गया स्पार्क सेशन इन मेमोरी। अब स्पार्क सेशन हमारा चालू हो गया। स्पार्क कॉन्टेक्ट क्रिएट कर दिया इसने। अब इस पर वर्जन आ गया, मास्टर आ गया, ऐप का नेम आ गया, ये सारी चीज़ क्रिएट हो गई। अब मेनली अब हम डेटा फ्रेम पे काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है डेटा फ्रेम? तो डेटा फ्रेम एक डिस्ट्रीब्यूटेड कलेक्शन ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज इनटू रो एंड कॉलम्स। अगर मैं आपको इसको रो कॉलम के बारे में सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश करूं तो आपको 2 सेकंड दीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यदि आपको सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश करूं डेटा क्लस्टरिंग क्या होती है तो हम लेके चलते हैं। मान लीजिए मैंने एक लिया, ये है क्या है, हमने टेबल बनाते हैं। टेबल, ये मैंने टेबल बनाई, ये टेबल बन के तैयार। अब मैंने टेबल है तो ये क्या है कलेक्शन। यहाँ पे मैंने मान लीजिए नाम को मैंने एन लिख दिया, एज को ए लिख दिया, और जेंडर को जी लिख दिया। तो अब नाम मैंने राहुल है, राहुल, एज मान लीजिए 25 लिख दी, जेंडर मेल लिख दिया। तो ये क्या है एक ये रो, ये क्या है कॉलम्स है, ये क्या है रो है। तो इसका कलेक्शन क्या होता है, क्या कलेक्शन होता है, क्या डेटा फ्रेम। तो आपको ये बात समझ आ गई डेटा फ्रेम क्या है। डेटा फ्रेम कलेक्शन है किसका, ऑर्गेनाइज होता है रोज एंड कॉलम का, ठीक है। इट इज ए हायर लेवल एब्स्ट्रैक्शन दैट प्रोवाइड अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑपरेशन टू मैनिपुलेट एंड क्यूरी डेटा। तो ये क्या है एक एब्स्ट्रैक्शन है, मतलब हम ऊपर से देख सकते हैं, और ये वाइड वैरायटी मतलब बहुत सारी वैरायटी प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पे हम डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, क्वेरी भी कर सकते हैं, मतलब सर्च भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं लाइक फिल्टरिंग, एग्रीगेशन एंड परफॉर्मिंग ज्वाइन। डेटा फ्रेम्स इन पाइस्पार्क आर सिमिलर टू पांडास डेटा फ्रेम। जैसे हमारे पांडास में डेटा फ्रेम होते थे सेम टू सेम 90% आपके 90 पाइस्पार्क में भी होते हैं, बट डिजाइन टू वर्क विथ लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। क्योंकि वो जो पांडास है तो आप 20 GB, 50 GB, 60 GB, 100 GB इतने डेटा पे काम करते हैं। पर ये जो आप जब 5000 GB, 1000 GB लाइक दिस डेटा में काम करना होता है तो वहाँ पे यूज किया जाता है स्पार्क सेशन। अब देखो हमने वहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था, pd.read.csv। तो यहाँ पे हमें क्या है रीड करने के लिए काम करेंगे ना। तो देखो spark.read, अब हमें जब रीड पे काम करना होगा, जैसे अब मान लो मैंने नाम क्या रखा था, अपने एप्लीकेशन का नाम रखा था, क्या रखा था, स्पार्क डॉट क्या लिखा था, स्पार्क लिखा था। तो अब स्पार्क डॉट रीड CSV लिखोगे तो क्या लिखोगे, रीड, जब आप आओगे मैं दिखाता हूँ, स्पार्क डॉट रीड डॉट CSV लिखा है। अब देखो पहले एक एक चीज को समझते हैं। स्पार्क डॉट रीड क्या है, एक API है डेट अलाउ टू रीड डेटा इन वेरियस फॉर्मेट। तो स्पार्क रीड से हम क्या करेंगे, एक API है जो आपको अलाउ करती है आप वेरियस फॉर्मेट में डेटा रीड कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे मैंने रीड CSV किया था तो CSV फॉर्मेट में डेटा को रीड करना चाहता हूँ, JSON फॉर्मेट में डेटा को रीड कर सकता हूँ, परक्यूट फॉर्म में डेटा को रीड कर सकता हूँ, TXT फॉर्म में डेटा को रीड कर सकता हूँ। तो उसी प्रकार से उसी टाइप से स्पार्क डॉट रीड API है जो अलाउ करता है आपको डेटा को वेरियस फॉर्मेट में रीड करने के लिए इनटू डेटा फ्रेम, ठीक है। ये समझ में स्पार्क में क्योंकि हमने नाम रखा था स्पार्क की जगह स्पार्क 1 लिखा हुआ नाम, तो आप स्पार्क 1 डॉट रीड से करते, स्पार्क 2 नाम लिखा होता, जो ऐप क्रिएट करे में नाम लिखा था वेरिएबल में स्टोर किया था उसी नाम से आप लिखना होगा, उसके बाद डॉट रीड, तो उसको आप रीड कर सकते हो। अब रीड तो मैंने बताया मुझे रीड करना है, अब कौन से टाइप का रीड करना है, तो उसके बाद मैंने जैसे लिखा डॉट CSV। अब डॉट CSV में उसके अंदर उस CSV फाइल का नाम डालना होगा, यानी फाइल की लोकेशन डालनी होगी। अगर आपने डॉट CSV की जगह JSON है तो डॉट JSON लिखना होगा, उसके बाद उस JSON फाइल का नाम डालना होगा। तो देखो डॉट CSV test1 CSV, मेरे मतलब फाइल का नाम तो test1 CSV इज मेथड टू टेल स्पार्क टू रीड द CSV फाइल लोकेटेड एट test1.csv। मतलब मैंने सिर्फ मैंने क्योंकि उसी फोल्डर का डाला था तो जस्ट मैंने test1.csv लिख दिया। अगर आप चाहो तो पूरा पार्ट डालेंगे, उसके बाद उस फाइल को बताओगे, मतलब एक्चुअली जो .csv लिखने बाद उसके फोल्डर का नाम बताते कहाँ पे ये फाइल डली हुई है, मतलब पाथ कहाँ है। यू ओनली नीड टू प्रोवाइड द पाथ टू द फाइल इफ इट इज नॉट सेम डायरेक्टिव एज। अगर यदि मतलब सेम डायरेक्टिव नहीं हो तो आपको पूरा पाथ देना होगा, यदि सेम डायरेक्टिव में हो तो आपको पाथ नहीं देना होगा, जो मैं आपको बता रहा था। अब ये चीज हो जाने के बाद आपने क्या किया, इसी चीज के spark.csv इसको पूरा को मैंने एक नया
वेरिएबल tf अंडरस्कोर पाईस्पार्क नाम दे दिया, जैसे मैंने स्पार्क नाम दिए थे स्पार्क सेशन क्रिएट करने के बाद, इसी प्रकार से tf अंडरस्कोर पाईस्पार्क नाम दे दिया, क्योंकि मुझे ये चीज़ बार बार लिखने का शौक नहीं है। अब लिख दिया है, इसी चीज़ को मैं बार बार उठाऊंगा और अपने काम करा सकता हूँ। तो ये लिखा है मैंने यहाँ पे tf अंडरस्कोर पाईस्पार्क, दिस इज द पार्ट ऑफ कोड असाइन द डेटा फ्रेम रिटर्न बाई स्पार्क डॉट csv, मतलब इससे वेरी चीज होके एक नाम दे दिया है जिसे वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, df अंडरस्कोर पाईस्पार्क यहाँ पे मेरे पूरा लिखा है। ये क्या करिए, विल अटेम्प्ट टू रीड दिस फाइल एंड क्रिएट अ डेटा फ्रेम फ्रॉम इट, मतलब ये test1.csv फाइल को रीड करेगा अगर, और इसको क्या करेगा, डेटा फ्रेम को रीड करने का कोशिश करेगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट द फर्स्ट रो इज अज्यूम टू बी डेटा नॉट कॉलम, मतलब फर्स्ट रो को क्या करेगा, जैसे आप समझ लीजिए कि फर्स्ट रो को क्या मान के चलेगा कि ये डेटा है, ना कि फर्स्ट रो को अज्यूम करेगा डेटा है, ना कि कॉलम। ठीक है, अब जैसे वहां पे मैंने लिखा था टाइप और मैंने लिखा था डेटा फ्रेम, यहाँ पे लिखा था टाइप डेटा फ्रेम, तो आपको बताया था कि ये किस टाइप का डेटा फ्रेम है, पांडास टाइप का। अब यहाँ पे भी हम लिखेंगे कि ये किस टाइप का डेटा फ्रेम है। तो अब हम चलते हैं, फिर से लिखते हैं टाइप tf अंडरस्कोर पाईस्पार्क, मैंने लिखा टाइप df अंडरस्कोर पाईस्पार्क, तो इससे उसने बताया ये मैं किस टाइप का डेटा फ्रेम है, पाईस्पार्क डॉट एसक्यूएल टाइप का डेटा फ्रेम है। ठीक है, ये किसके लिए यूज होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कलेक्शन ऑफ डेटा ग्रुप इनटू कॉलम्स। ठीक है, अब ये सारी चीजें ये पढ़ते रहना। ठीक है, अब एक एक काम मुझे करना है। अब की जो डेटा फ्रेम में काम करूंगा, तो देखो स्पार्क डॉट रीड, अभी क्या है, मैंने df अंडरस्कोर पाई में किया था कि जस्ट उसने रीड कर लिया, पर अभी हमें क्या है, हमें बताना है कि हेडर कौन सा है, हेडर को ट्रू करना है या नहीं करना है, और हेडर को जब ट्रू कर देंगे उसके बेसिस हमें क्या चीज़ें देखनी है, क्या नहीं देखना है। हेडर ट्रू मतलब फर्स्ट रो, ठीक है, मतलब हमारा क्या नाम है कॉलम का, हर एक कॉलम का क्या नाम है, सिंपल वर्ड में समझो तो। जैसे अभी मैं मान लीजिए मैं दिखाऊंगा, नेम एक कॉलम का नाम, एक का नाम एज है, एक्सपीरियंस है, सैलरी है, इसको ट्रू करते हैं तो स्पार्क डॉट रीड डॉट ऑप्शन से हेल्प से वहाँ पे पहले लिखते हैं हेडर, कॉमा लगा के ट्रू, तो हेडर ट्रू हो जाता है, डॉट CSV वो मतलब इसके बाद CSV में उसका फाइल की लोकेशन दी, तो ये df अंडरस्कोर पाईस्पार्क में आ जाए। ठीक है, अब मैंने ये किया df अंडरस्कोर पाईस्पार्क में आ गया। इसके बाद मैंने लिखा प्रिंट स्कीमा, तो उस हेडर को ट्रू किया था तो उस हेडर के सारे हेडर दिख जाएंगे, नेम, एज, एक्सपीरियंस, सैलरी। ये क्या है, हेडर किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, और नलेबल ट्रू मतलब नल नहीं। ठीक है, ये चीज आ गई। अब प्रिंट स्कीमा का काम क्या है, इट हेल्प यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। जब आप प्रिंट स्कीमा लिखते हैं तो ये क्या करता है, ये तुम्हें हेल्प करता है कि स्ट्रक्चर क्या है डेटा का, मतलब किस चीज में किस टाइप का डेटा यूज कर रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर बताने का काम कर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन। मतलब कोई भी ऑपरेशन करना चाहोगे तो ऑपरेशन, अब मान लीजिए हमें एडिशन करना है तो उसमें इंटीजर टाइप का डेटा होना चाहिए, फ्लोट टाइप का डेटा होना चाहिए, और स्ट्रिंग टाइप का डेटा में करेंगे तो डिफरेंट टाइप का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, तो एडिशन नहीं बोलते उसे कॉन्केटिनेशन बोलते हैं। तो अब किस टाइप का डेटा है उसके स्ट्रक्चर पता करने का काम कौन करता है, प्रिंट स्कीमा से हेल्प से हम पता करते हैं, उससे हम पता करते हैं कि किस टाइप का डेटा है और हमारे वो ऑपरेशन उस तरह से हम परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक ऑफ क्यूरिंग, फिल्टरिंग एंड एग्रीगेशन करना है डेटा पे। इट टेल यू वेदर द कॉलम्स आर करेक्ट टाइप, मतलब ये भी बताता है कि जो कॉलम्स है वो करेक्ट टाइप है या नहीं है, क्योंकि आपको सारे शो कर देता है तो आपको पता चल जाता है जो आप चाहते हैं वही चीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। विच कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई इशू विथ योर डेटा परफॉर्मिंग कैलकुलेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। आप ट्रांसफॉर्मेशन या कैलकुलेशन परफॉर्म करना है तो आप इजिली कर पाएंगे कि नहीं। अब देखो, अब मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा था df अंडरस्कोर, वहां पे लिखा था डेटा फ्रेम डॉट हेड, इसके बाद अंदर ब्रैकेट में 1 लिखा था, तो क्या फर्स्ट रो पूरी शो हो गई थी। फर्स्ट रो कौन सी, हेडर वाली छोड़ के उसके बाद फर्स्ट रो। तो यहाँ पे भी जब आप लिखोगे df अंडरस्कोर पाईस्पार्क डॉट हेड, तो ये इसने क्या है फर्स्ट रो को शो किया, रो नेम क्या है क्रिस, एज 30, एक्सपीरियंस 10 और सैलरी 30, कितनी 30,000। तो यहाँ पे सैलरी में क्या है, ये हेडर उसके रिलेटेड वैल्यू, तो पहली रो। अब यही चीज हम अपने वाले से उस डेटा फ्रेम से कंपेयर करते हैं, उसमें और इसमें किस तरह से डिफरेंस आ रहा है, जस्ट इससे चीजें हम क्लियर करते हुए जाएंगे तो ज़्यादा हमें अच्छे से अपनी चीज़ें क्लियर है। ठीक है, तो हम चलते हैं ऊपर, फिर से देखते हैं, वेट,
जस्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या टेबल फॉर्मेट में है और यहाँ पे क्या है जस्ट आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में लाइक लिस्ट फॉर्मेट में आ गया है। ठीक है, अब फिर से आते हैं, फिर से बात तो चीज़ों को अपने समझने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब df अंडरस्कोर पाइस्पार्क लिखेंगे तो आपको ये क्या df अंडरस्कोर पाइस्पार्क क्या करेगा, आपको शुरू की मतलब जो शुरू की 20 रो हैं, ठीक है, शुरू की 20 रो हैं उसकी डेटा को 20 रो को दिखा देगा df अंडरस्कोर पाइस्पार्क। तो मान लीजिए मेरे डेटा सेट में तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो यहाँ पे दिस मेथड जो हेड लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिख दोगे तो 2 रो को शो करेगा। 3 देखो df अंडरस्कोर पाइस्पार्क डॉट हेड में ये 2 लिखोगे 2, 5 लिखोगे 5, 10 लिखोगे तो 10, इस तरह के चीज़ों को दिखाएगा, पर टेबल फॉर्मेट में दिखाएगा, लाइक इस दिस फॉर्मेट में दिखाएगा। और ठीक है, बाय डिफॉल्ट में ओनली द फर्स्ट रो दिखाता है। अब यह है df अंडरस्कोर पाइस्पार्क अंडरस्कोर डॉट शो लिखोगे तो ये शुरू के 20 रो दिखाएगा, लाइक अ टेबल फॉर्मेट, जैसे अभी हमने वहां पे देखा था जब डेटा फ्रेम को लिख रहे थे डॉट हेड में। तो यहाँ पे शो क्या करता है, दिस मैटर डिस्प्ले द फर्स्ट 20 रो ऑफ डेटा फ्रेम बाय डिफॉल्ट इन नाइस टेबलर फॉर्मेट, मतलब टेबलर फॉर्मेट में दिखाता है। वो उसमें जो हमने डेटा देखा था अभी जब हेड में, वो टेबलर फॉर्मेट में, सिमिलर टू हाउ डेटा वुड बी डिस्प्ले इन द टेबल में, जैसे टेबल में दिखता है। df अंडरस्कोर पाइस्पार्क शो ट्रंकेट इक्वल टू फॉल्स, यदि आप ट्रंकेट इक्वल टू फॉल्स लिख देंगे तो ये क्या करेगा, ट्रंकेट लॉन्ग टेक्स्ट इफ एनी कॉलम वैल्यू आर टू लॉन्ग, मतलब बहुत ज्यादा लॉन्ग है, दे विल ट्रंकेट टू फिट विद इन द डिफॉल्ट विथ ऑफ द डिस्प्ले। यदि आप ट्रंकेट फॉल्स कर देंगे तो वो एक मतलब बहुत लंबी है, इतनी बड़ी है, तो उतनी जस्ट इतनी ही कॉलम में फिक्स करने की कोशिश करें। ठीक है, ये सब बात समझ में आ गई होगी। अब df अंडरस्कोर पाइस्पार्क डॉट हेड और यहाँ पे मैंने 3 लिखा, तो देखो यहाँ पे 3 वैल्यू आ गई इस फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में, लिस्ट के फॉर्मेट में। अब यहाँ पे लिखा, अब क्या मुझे स्पेसिफिक, अब मान लो स्पेसिफिक कॉलम पे काम कराना है, तो देखो मैंने लिखा df अंडरस्कोर पाइस्पार्क डॉट सिलेक्ट, इसके बाद ये क्या है, फंक्शन है, इधर तक समझे ये फंक्शन है, और इसमें मुझे कितने कॉलम पे काम कराना है, जितने कॉलम पे काम कराना है, तो उसको ये क्या है, इस तरह के ब्रैकेट, एक ब्रैकेट ये, एक ब्रैकेट ये, और उसके अंदर उन ब्रैकेट के उन कॉलम के नाम लिख देंगे। तो मुझे कौन कौन से कॉलम पे काम कराना है, नेम कॉलम पे और दूसरा एज कॉलम पे, तो नेम और एज, तो मेरी टेबलर फॉर्मेट में ये शो हो जाएगा, तो नेम और एज ये शो हो गए, और इसका डॉट शो लिखा तो ये 20 वैल्यू को शो कर देगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, अब किसी को शायद ही डाउट होना हो। ठीक है, आई थिंक अगर नहीं आई कोई दिक्कत नहीं, बताइएगा, आगे मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अभी ये मैं बार बार रिपीट करूंगा जिससे आपको हर चीज बैठ जाए। तो देखो मैं लिखा भी है, सिलेक्ट क्या कहता है, दिस मैटर यू टू सिलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम, मतलब आपको स्पेसिफिक कॉलम को सिलेक्ट करने की हेल्प करता है फ्रॉम द डेटा फ्रेम, आप डेटा फ्रेम से स्पेसिफिक कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो। नेम इज, दिस इज अ लिस्ट ऑफ कॉलम नेम यू वांट टू सिलेक्ट, अब अपने आपके डेटा सेट में अलग अलग नेम कॉलम के नेम हो सकते हैं, तो उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे वाले में नेम इज था तो मैं नेम इज कर लिया। अब देखो df अंडरस्कोर पाइस्पार्क, और मैंने क्या किया, सिर्फ नेम लिखा, मैंने फंक्शन को नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, तो ये बता रहा है ये क्या है, कॉलम है, लिखा है कॉलम है। ठीक है, नेम ये आ गया, नॉट अ वैलिड वे टू एक्सेस कॉलम, मतलब ये वैलिड वे नहीं, जो मैंने बताया था कैसे एक्सेस करते हैं उस वैलिड वे से मैं जानूंगा। अब देखो df अंडरस्कोर पाइस्पार्क डॉट डी टाइप, अब डी टाइप लिखेंगे तो ये बताएगा नेम क्या है, किस टाइप का, स्ट्रिंग, एज क्या है, किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, एक्सपीरियंस किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, सैलरी क्या है, स्ट्रिंग टाइप। तो ये काम कौन बताता था, आपका प्रिंट स्कीमा भी बता देता था। अब देखो df अंडरस्कोर पाइस्पार्क डॉट डिस्क्राइब डॉट शो लिखोगे तो अब क्या करेगा ये चीज, ये आपको डिस्क्राइब करके देगा, सारी चीजों को बता के देगा। आपको सिंपल शो का तो पता ही है, अब डिस्क्राइब को मैं बता रहा हूँ। डिस्क्राइब क्या है, एक फंक्शन है जो कंप्यूट करता है समरी, मतलब पूरी समरी ऑफ स्टैटिक्स और द न्यूमेरिकल कॉलम इन द डेटा फ्रेम। इट प्रोवाइड इनसाइट सच एज क्या, काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिन, मैक्स, ये सारे चीज हम उसके हेल्प से परफॉर्म कर सकते हैं, और उस सारी चीजों की समरी प्रोवाइड कर देता है। जैसे जब लिखो df अंडरस्कोर पाइस्पार्क डॉट डिस्क्राइब डॉट शो, तो देखो काउंट कितने हैं, आप नेम काउंट कितने उसने किए, नेम 6 है डेटा में, देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे उसने बताया कितने हैं, नेम काउंट में 6, क्योंकि वो काउंट कर सकता था। एज भी 6 ही होंगे, और नेक्स्ट चीज एज भी 6 ही होंगे, आपका एक्सपीरियंस भी 6 ही होगा, और नेक्स्ट देखा जाए तो सैलरी भी 6 ही होगी। अब मीन, मीन क्या आप बताइए, नेम का मीन निकल सकता है, नहीं निकल सकता, इसलिए उसने मीन नल कर दिया।
हाँ, एज में बहुत सारी वैल्यू होंगी, उसका मीन निकल सकता है तो उसका मीन निकाला। इसी तरह एक्सपीरियंस का मीन निकाला, सैलरी का मीन निकाला। स्टैंडर्ड डेविएशन स्ट्रिंग का नहीं निकल सकता तो उसको नल कर दिया, एज का निकाल दिया, एक्सपीरियंस का निकाल दिया, सैलरी का निकाल दिया। अब उसमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या है? तो अब देखो, नेम में हम मैक्सिमम बता सकते हैं, क्योंकि हर एक मतलब हर एक नाम को देखा और उसके बेसिस पे उसने जो सबसे बड़ा नाम है उसका मिन बता दिया कि कौन सा बड़ा नाम का है। कैरेक्टर को सारे को ऐड करके मिन और मतलब जो सबसे पहले वर्ड को देख के, आइए मैं चलो तुम्हें आपको समझा देता हूँ। वेट अ सेकेंड। हाँ, वापसी चलते हैं डेटा में, हम अपने यहाँ पे है, जिससे क्लियर हो जाए चीजें। अब यहाँ पे देखिए, इसके बेसिस पे उसने बताया, पहला वर्ड को देखा तो पहला वर्ड क्या, एच। एच आएगा सबसे पहले, तो इसलिए मैंने उसने हादसा लिखा। मैक्स में लिखा सबसे पहला वर्ड क्या है, एस। अब एस कितनी जगह पे, 3 जगह पे, तो इनमें से सेकेंड वर्ड को देखा तो यू आएगा। अब यू 2 जगह पे है तो उसमें देखा नेक्स्ट क्या है, डी और एन में कौन सा पहले बाद में आएगा, एन बाद में आएगा, तो उसने लिखा सनी। ठीक है, अब चीजें समझ में आ गई होंगी, इसलिए उसने मिन और मैक्स में सनी दिया है। ठीक है, आई थिंक मैं जो चीज क्लियर करना चाहता हूँ वो तो क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट 1 सेकेंड। हाँ, अब आपको ये चीज क्लियर हो गई कि कैसे पूरी कॉलम डिस्क्राइब के बाद लिखी जा रही है। क्योंकि बहुत सारे में आपने देखा होगा, जब क्लासेस करते हैं तो डिस्क्राइब बता देते हैं, डिस्क्राइब में ये फंक्शन का काम होता है, पर डिटेल में नहीं समझाया जाता है। तो उसी चीज़ को मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा स्लो लग रहा है तो आप इस वीडियो को 1x 1.x 2x में देख सकते हैं, और जैसे आपके अंडरस्टैंडिंग रहे, बस चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, मेन एम यही होता है। हाँ, तो वापसी आते हैं 2 सेकेंड।